हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको एमए फर्स्ट ईयर के हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है आपका दिनेश एग्जाम नोट्स है जो कि एमए का है। और ये आपका जो हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट है आपका पहला सेमेस्टर है और साथ ही ये चौथा पेपर है आपका। चौथा पेपर का नाम क्या है? तो जन संचार और हिंदी पत्रकारिता, ये आपका चौथा पेपर का आपका सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। और आगे हम इसमें आपकी ये इकाइयाँ दी गई हैं, आपकी टोटल 5 इकाइयाँ हैं। उन्हीं 5 इकाइयों से संबंधित जो आपके अति लघुत्तरीय उत्तर होंगे उन सभी को आज की हम सीरीज़ में हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि जनसंचार का अर्थ सम्मिलित रूप से किस से लिया जाता है? तो जो जनसंचार का जो अर्थ है वो सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन इनसे लिए जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार के 3 माध्यम बताइए। तो जनसंचार के 3 माध्यमों में आपके रेडियो, किताबें, टीवी, समाचार पत्र आदि आते हैं। फिर आगे है कि जनसंख्या की प्रकृति संचारक, संदेश और प्रापक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जनसंचार को प्रापक के माध्यमों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो जनसंचार को प्रापक के माध्यम से 3 भागों में बांटा गया है। फिर है कि जनसंचार की किसकी अहम भूमिका होती है? तो जनसंचार में आपकी फीडबैक की अहम भूमिका होती है। इसके बाद है कि जनसंचार में किसकी संभावनाएं अधिक होती हैं? तो जनसंचार में आपके शोर की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। जनसंचार में प्रत्येक चरण का मूल आधार क्या होता है? तो जनसंचार में प्रत्येक चरण का मूल आधार संदेश होता है। ठीक है। आगे है कि जनसंचार आधुनिक माध्यमों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को आपके 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला आपका प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा आपका सोशल मीडिया में आता है। फिर है कि सूचनाओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो सूचनाओं के मिश्रण को संदेश कहा जाता है। फिर है कि जनसंचार माध्यम का रूप क्या है? तो जनसंचार माध्यम का रूप आपका संचार, श्रव्य संचार और दृश्य संचार है। कैसा? शब्द संचार, श्रव्य संचार और दृश्य संचार। ठीक है। इसी में आगे है कि आधुनिक काल में संचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? तो आधुनिक काल में जो संचार के माध्यम है वो आपके 2 माध्यम है। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सामान्य माध्यम। सामान्य माध्यम के अंतर्गत आपके जैसे कि समाचार पत्र हुआ और पत्र सूचना कार्यालय हुए, ये आते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें तो उसके अंतर्गत आपके आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दूरदर्शन की विकास यात्रा कब से स्टार्ट हुई है? तो भारत में जो दूरदर्शन विकास की जो यात्रा है वो आपकी कब से स्टार्ट हुई है? तो 1964 से शुरू हुई थी और 15 अगस्त 1965 से भारत में नियमित रूप से 1 घंटे का दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ था। रंगीन टेलीविज़न का सूत्रपात 15 अगस्त 1982 को हुआ था। ठीक है। तो दूरदर्शन का जो विकास इस यात्रा है वो आपकी 1964 से स्टार्ट हुई थी और वहीं 15 अगस्त 1965 से भारत में नियमित रूप से 1 घंटे का दूरदर्शन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। और रंगीन टेलीविज़न का जो सूत्रपात था वो आपका 15 अगस्त 1982 को हुआ था। इसी के बाद है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या योगदान है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेट का अपना जाल फैलाने में पूर्ण रूपेण सफल रहा है। संचार माध्यमों के क्षेत्र में इंटरनेट एक क्रांति की संज्ञा दी गई है। इंटरनेट को किसकी? इंटरनेट को एक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। आज पत्रकारिता और सामान्य जन सभी इंटरनेट के आश्रित हो गए हैं। भारत में इंटरनेट का शुभारंभ कब और किस प्रकार हुआ था? तो भारत में जो इंटरनेट का शुभारंभ है वो आपका 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 703 ग्राहकों के साथ इंटरनेट का शुभारंभ किया था। आज अनुमानतः 1,25,000 ग्राहकों और लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए विदेश संचार निगम के पास 40 बिंदुओं पर 12,000 लाइनें उपलब्ध है। वही है नेक्स्ट आपका कि वर्तमान में संचार माध्यमों के समक्ष प्रमुख चुनौती क्या है? तो वर्तमान में जो संचार माध्यमों के लिए जो प्रमुख चुनौती है उसमें आपका आता है कि संचार माध्यमों के समक्ष एक कि जब भी कोई नवीन प्रौद्योगिकी आती है तो वह एक और तो नवीन साधनों का निर्माण करती है और दूसरी ओर चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। वही है कि विश्व में पहली वेबसाइट कब शुरू हुई थी? तो विश्व में जो पहली वेबसाइट थी वो आपकी 6 अगस्त 1991 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। आगे है कि सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया आपका समाज के सामाजिक विकास में अपना योगदान देता है। ठीक है। और कई व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करता है और मार्केटिंग जैसे साधनों का
साधन प्रदान करता है। ठीक है, आगे है कि सोशल मीडिया के 3 महत्व बताइए। तो सोशल मीडिया से क्या है कि व्याख्यानों का सीधा प्रसारण हो जाता है, वहीं सहयोग का जो बढ़ता आदान प्रदान है और शिक्षा कार्यों में भी आसानी हो जाती है। इसी के साथ है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के युग में कौन सा शब्द जाना पहचाना सा हो गया है। तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी के युग में सोशल मीडिया शब्द जो है वो बहुत ही आम हो गया है। फिर है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय साइट कौन सी है। तो विश्व की सबसे लोकप्रिय साइट आपकी फेसबुक है। ठीक है, और फेसबुक का वर्तमान में नाम बदलकर आपका मेटा हो गया है। ठीक है, फिर आगे है कि रेडियो की शब्दावली प्रकार की कितनी सामग्रियां हैं। तो रेडियो की शब्दावली प्रकार की 3 सामग्रियां हैं, जैसे कि आपकी वाग, ध्वनि प्रवाह और मौन, ये सभी आपके रेडियो की शब्दावली हैं। वही है कि दूरदर्शन समाचार के कितने मुख्य पक्ष हैं। तो दूरदर्शन समाचार के 2 मुख्य पक्ष हैं, एक आपका निर्णय पक्ष और दूसरा आपका प्रस्तुति। फिर आता है कि संवाद लेखन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो जो संवाद लेखन होता है वो सामान्य संवाद, विचार व्यक्त करने वाला संवाद और भावना व्यक्त करने वाला संवाद। ठीक है, आगे है कि पटकथा कितने अंकीय सूत्र पर आधारित होती है। तो जो पटकथाएं हैं वे आपके 3 अंकीय सूत्रों पर आधारित होती है। और एक पटा का मुख्य घटक क्या है। तो एक पटकथा का मुख्य घटक आपका क्रिया और संवाद होता है। पटकथा लेखन कैसी कला है। तो ये आपकी सृजनात्मक कला है। रूपांतरण में कितने नियम होते हैं। तो रूपांतरण में आपके 2 नियम होते हैं। वहीं रेडियो नाटक का प्रकार क्या है। तो रेडियो नाटक का प्रकार आपका मौलिक होता है। वहीं रेडियो नाटक के प्रकार में कैसी होती है। तो आपकी झलकी और फैंटेसी और काव्य नाटक होते हैं। वहीं है कि कौन सा नाटक संवादों पर निर्भर होता है। तो जो रेडियो नाटक होता है ये आपके संवादों पर निर्भर होता है। इसी के साथ है कि साहित्य पत्रकारिता का श्री गणेश कब और कहाँ हुआ था। तो साहित्य पत्रकारिता का जो श्री गणेश है ये सर्वप्रथम 1665 में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की पार्लियामेंट के सदस्य डेनिस डी सेलो ने राजधानी पेरिस में दिल डैश सेवेंट नामक साहित्य पत्र शुरू किया था। वही है कि भारत में साहित्यिक पत्रकारिता कब शुरू हुई थी। तो हमारे भारत में जो साहित्यिक पत्रकारिता है उसका शुभारंभ 1780 में अंग्रेजी में हुआ था। और कौन सा प्रकाशित हुआ था। तो हकीज गजट। और वहीं इसके बाद आपका 1783 में आपका इंडियन वर्ड, जो कि 1816 में आपका बंगाल गजट नाम प्रकाश पत्र जो है वो प्रकाशित में आए थे। सबसे पहला पत्र आपका अंग्रेजी में था और कौन सा। तो हिकीज गेट। उसके बाद आपका इंडियन वर्ड आया था जो कि 1783 में। और वहीं 1816 में आपका बंगाल गजेट आया था। ठीक है, फिर है कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो प्रेमनाथ चतुर्वेदी के शब्दों में पत्रकारिता विशिष्ट देश काल तथा पारिस्थितिगत तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्य के संदर्भ में आलोक उपस्थित करती है। पत्रकारिता वस्तुतः समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण और संप्रेषण की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे है कि पत्रकारिता का क्षेत्र क्या है। तो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो क्या है। तो पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसे जनता की संसद भी कहा जाता है। किसको। पत्रकारिता को जनता की संसद भी कहा जाता है, जिसका अधिवेशन कभी बंद नहीं होता है। इससे जनतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहते हैं। पत्रकारिता को जनतंत्र का चतुर्थ स्तंभ यानी कि चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आधुनिक पत्रकारिता 5 क्षेत्रों में विभक्त है। एक आपकी समाचार पत्रिका, रेडियो पत्रिका, टेलीविजन, फिल्म और विज्ञापन। ठीक है, आगे है कि पत्रकारिता से क्या आर्थिक पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। तो आर्थिक पत्रकारिता से तात्पर्य है कि देश विदेश के अर्थ जगत से संबंधित प्रत्येक गतिविधि आधारित पत्रकारिता का विषय है। आर्थिक योजनाएं, समाचार बाजार, समाचार पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, वस्तु बाजार आदि सभी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण। तो ग्रामीण पत्रकारिता आपकी जैसे स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन संबंधी तकनीक, परिवार कल्याण तकनीक और कृषि संबंधी बाजार की जानकारी तथा विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी देने का महत्वपूर्ण साधन ग्रामीण पत्रकारिता में आता है। भारत जैसे ग्राम प्रधान देश के लिए यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद है कि अनुसंधानात्मक पत्रकारिता क्या है। तो अनुसंधानात्मक पत्रकारिता में प्रवीण दीक्षित के शब्दों में अनुसंधानात्मक पत्रकारिता की यह वह विधा है जिसके द्वारा किसी समसामयिक महत्व के विषय, घटना, स्थिति या तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है और सर्वेक्षण करते हैं और अनुसंधान करके वास्तविक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, आगे है कि समाचार समिति
प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समाचार समिति का प्रमुख उद्देश्य आपका समाचार तथा समाचार विषयक सामग्री एकत्रित करना, फिर तथ्यों का प्रकटीकरण करना तथा उन्हें समाचार संस्थाओं को इस दृष्टि से वितरित करना कि उपभोक्ताओं को व्यावसायिक विविध एवं विषयानुकूल स्थितियों में मूल्य के एवज में यहाँ तक संभव हो संपूर्ण व निष्पक्ष समाचार सेवा प्राप्त हो सके। ठीक है, इसी के साथ है कि भारत में कौन सी समाचार समितियां पाई जाती हैं? तो भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती आदि प्रमुख समितियां जो अंतर्देशीय समाचार वितरित करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए विदेशी समितियों पर निर्भर रहती हैं। वही है कि अच्छे समाचार लेखन के लिए किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए? तो अच्छे समाचार लेखन के लिए प्रवाहमय, रोचकता, आकर्षक शैली, सत्यता, वस्तुनिष्ठता, भाषागत सरलता, अन्वेषणात्मकता, सूत्रपात आदि तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चित्रों का समावेश समाचार पत्रों को अत्यधिक आकर्षक बना देता है। वहीं समाचार पत्र में शीर्षक का क्या महत्व? तो समाचार पत्र में शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शीर्षक की सहायता से जहां एक ओर समाचार पत्र आकर्षक और सुरुचिपूर्ण बन जाता है, वहीं दूसरी ओर शीर्षक पाठक का पथ प्रदर्शन भी करते हैं। समय का अभाव होने पर पाठक शीर्षक से ही घटना का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि समाचार पत्र में किस किस प्रकार के शीर्षक पाए जाते हैं? तो समाचार पत्रों में शीर्षक जैसे कि आपके सीढ़ीदार शीर्षक हो जाते हैं, रॉकेट शीर्षक, डर शीर्षक, फैला हुआ शीर्षक, झूलता हुआ शीर्षक, उल्टा त्रिकोण वाला शीर्षक, छूने वाला शीर्षक और वहीं आपका पताका, कपाली शीर्षक आदि आपके शीर्षक पाए जाते हैं। वहीं है कि डमरू या कटी शीर्षक से क्या अभिप्राय है? तो डमरू या कटी शीर्षक से अभिप्राय है कि युवती की कमर या डमरू की तरह के शीर्षक को कटी शीर्षक कहा जाता है। इसमें पहली और तीसरी पंक्तियां पूरी होती हैं पर बीच की पंक्तियां दोनों ओर से कोटी होती हैं, यानी कि आपकी कुछ इस तरीके की हैं, ये बीच की पंक्तियां कुछ कटी हुई होती हैं। इस प्रकार के शीर्षक आजकल प्रचलन में कम ही पाए जाते हैं। अब है कि बैनर का प्रमुख शीर्षक किसे कहते हैं? तो बैनर या प्रमुख शीर्षक जो होता है वो समाचार पत्र में सबसे ऊपर 8 कॉलम में फैले हुए बड़े टाइप में जो दिए जाता है उसे बैनर या प्रमुख शीर्षक कहते हैं। और इस शीर्षक का जो प्रयोग महत्वपूर्ण समाचार को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वही है कि रिपोर्टाज, तो रिपोर्टाज को परिभाषित कीजिए। तो देवी शरण रस्तोगी के अनुसार रिपोर्ट मात्र सूचना होती है, जबकि वार्ताज में सूचना के अतिरिक्त कुछ और होता है वास्तविक में, और वह और साहित्यिकता की ही तत्व हैं जो रिपोर्ट और रिपोर्टाज में भेद स्थापन करता है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत में रिपोर्टाज विधा के उत्थान का श्रेय किसे दिया गया है? तो भारत में रिपोर्टाज विधा के उत्थान का जो श्रेय है वो कन्हैया लाल मिश्र यानी कि प्रभाकर जी को दिया गया है। सन 1926 में गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयंती से संबंधित इनका जो रिपोर्टाज प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल, शिवदान सिंह लक्ष्मीपुरा जो कि 1938 को प्रथम रिपोर्टाज मानते हैं। वही है फ्लो अप या अनुवर्तन। फ्लो अप या अनुवर्तन का क्या अर्थ है? तो फ्लो अप और अनुवर्तन का अर्थ है पीछा करना। क्या? पीछा करना। अनुवर्तन की प्रक्रिया समाचार जगत में समाचारों को पीछा करने की प्रक्रिया है और अनुवर्तन को समाचार विकसन की प्रक्रिया का आवश्यक अंग माना जाता है। ठीक है, अब आता है कि समाचार से आप क्या समझते हैं? तो समाचार वह है जिससे प्रस्तुत करने में किसी बुद्धिमान समाचार पत्र के व्यक्ति को सर्वाधिक संतोष हो तथा जो ऐसा हो जिसे प्रस्तुत करने से पत्रकार को कोई आर्थिक लाभ तो नहीं होता, लेकिन इसके संपादन में ही उसकी व्यावसायिक कुशलता का पूरा पता चल जाता है। वही है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो हमारा जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है वो कानपुर निवासी पंडित जुगल शुक्ल जो कि कलकत्ता के न्यायालय में क्लर्क थे, उन्होंने हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड नाम से 30 मई 1826 को प्रकाशित किया था, जो कि बंगाल में हिंदी का प्रचलन न होने के कारण अधिक समय तक भी नहीं चल पाया था। वहीं है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बनारस अखबार था, जो कि साप्ताहिक था और सन 1945 में काशी से प्रकाशित हुआ था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके प्रकाशक और गोविंद नाथ थंते इसके संपादक थे। इसके संपादक मराठी भाषा के थे। ठीक है,
इसके बाद है हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप समाचार पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा 1 सितंबर 1877 को प्रयाग से संपादित हिंदी प्रदीप का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महान योगदान है। साहित्यिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ यह पत्र शीघ्र ही राजनीतिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित हो गया और इसने अंग्रेजों की नीतियों का जमकर विरोध किया। वहीं आता है कि कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये जो इसका प्रकाशन था कवि वचन सुधा, ये 15 अगस्त 1867 को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी से कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था और कुछ समय बाद इसे पाक्षिक बना दिया गया। सन 1875 से यह साप्ताहिक हो गया और सन 1885 में इसका प्रकाशन भी बंद हो गया। ठीक है, फिर है कि ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन कब और किसने आरंभ किया था? तो ब्राह्मण नामक जो पत्र था वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 में कानपुर से ब्राह्मण नामक मासिक पत्र का समाचार पत्र का प्रकाशन और संपादन शुरू किया। इसका पहला अंक होली के दिन कानपुर के नामी यंत्रालय से मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे है कि साप्ताहिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन है? तो सरस्वती के जो संपादक हैं वो आपके कौन है? तो वो आपके नामक साहित्यिक पत्रिका का पहला जो अंक है वो जनवरी 1900 में अपने अनेक मौलिक विशेषताओं को लेकर हिंदी जगत में अवतरित हुआ। इसके संपादन में नागरी प्रचारित सभा के संचालकों का योगदान महत्वपूर्ण है। वहीं है कि प्रेमचंद्र द्वारा प्रकाशित हंस पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हंस पत्र का जो मुख्य उद्देश्य क्या था वो हमें बताना है। साथ ही मुंशी प्रेमचंद के संपादन में 1930 में हंस नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई स्थापना करते हुए हिंदी साहित्य को नई दिशा देना था। यह पत्र मूल रूप से महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हुआ था। इसी के बाद है कि माधुरी नामक पत्रिका किसकी प्रेरणा से हिंदी जगत में आई थी? तो माधुरी नामक जो पत्रिका थी वो आपकी किसकी प्रेरणा से आई थी? तो ये श्री विष्णु नारायण भार्गव की प्रेरणा से आई थी। श्री विष्णु नारायण भार्गव की प्रेरणा से माधुरी नामक पत्रिका हिंदी जगत में सामने आई थी। इसका प्रकाशन 30 जुलाई 1922 से आरंभ हुआ था। वहीं हिंदी पत्रकारिता के नए युग का आरंभ कब और किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 15 अगस्त 1867 को काशी के कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। हिंदी पत्रकारिता के नए युग का जो आरंभ है वो इसी प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बाबू विष्णु पणाकर का क्या योगदान है? तो काशी में 16 नवंबर 1883 को जन्मे बाबू राव विष्णु पराणकर का योगदान उल्लेखनीय है। लगभग 3 दशक तक आज समाचार पत्र का संपादन करके उन्होंने पत्रकारिता को नया जीवन दिया, इसे प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा दिया। अपने भारत मित्र, संसार, कमला आदि पत्रों का भी संपादन किया। वही है कि अज्ञेय जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कब पदार्पण किया? तो आधुनिक हिंदी को नवीन दिशा प्रदान करने वाले सच्चिदानंद हरिश्चंद्र वात्स्यायन अज्ञेय ने सन 1936 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण किया। सर्वप्रथम अपने आगरा से प्रकाशित सैनिक समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया। इसके पश्चात अपने विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, थाट वाट पत्रों का भी संपादन किया था। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में हास्य व्यंग संबंधी कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं? तो वर्तमान में प्रकाशित हास्य व्यंग संबंधी पत्रिकाएं जैसे कि मतवाला, रंगीला, अमीक, अघोड़, बुलबुल, ठिठोली, रंग कलश, दीवाना, तेज, मस्खरा, लोटपोट, व्यंग, ये सभी आदि ऐसी हैं जो वर्तमान में हास्य व्यंग संबंधी पत्रिकाएं हैं। वही है कि वर्तमान पत्रकारिताओं का मुख्य ध्येय क्या है? तो वर्तमान पत्रकारिताओं का मुख्य ध्येय राजनीतिक घटनाक्रम पर केंद्रित रहना और आधिकारिक विज्ञापन बटोरना। प्राय सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ राजनेताओं के चित्रों और उनके वक्तव्यों से भरे रहते हैं। विकासात्मक, साहित्यिक और सांस्कृतिक समाचारों की अपेक्षाकृत कम स्थान दिया जाता है। वही है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में साक्षात्कार का क्या स्थान है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में साक्षात्कार या भेंटकर्ता का महत्वपूर्ण स्थान है। साक्षात्कार की प्रक्रिया समाचार पत्र करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। भेंट वार्ता के बाद वो समाचार लिखा जाता है जिसमें सूक्ष्म ज्ञान समाहित रहता है। इसके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात किए जा सकते हैं। इसी के साथ है कि
साक्षात्कार या भेंट वार्ता को परिभाषित कीजिए। तो भेंट वार्ता या साक्षात्कार वह निधि है जिसके माध्यम से किसी औपचारिक विषय पर आमने सामने बातचीत की जाती है। अतः उद्देश्यपूर्ण बातचीत ही साक्षात्कार और उनके उद्देश्य हो सकते हैं। वहीं ये साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो साक्षात्कार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि निदानमूलक, उपचारमूलक साक्षात्कार, सामूहिक एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार, अल्प एवं दीर्घ संपर्क साक्षात्कार, नियंत्रित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार, अतिकृति मूलक साक्षात्कार। ये सभी आपके साक्षात्कार के प्रकार हैं। वही आता है कि श्रमजीवी पत्रकार कानून 1955 क्या है? तो श्रमजीवी जो पत्रकार कानून 1955, इसमें पत्रकारों की नौकरी, कार्य के घंटे, ग्रेजुएटी भुगतान आदि से संबंधित श्रमजीवी पत्रकार है कानून 1955 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत पत्रकारिता व्यवसाय से संबंध संपादक, उपसंपादक, फीचर लेखक, संपादक, रिपोर्टर, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर, प्रूफ रीडर आदि को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद है कि किस साक्षात्कार में व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया जाता है? तो व्यक्तिनिष्ठ साक्षात्कार में व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। वही है कि साक्षात्कार का गुण क्या है? तो साक्षात्कार के जैसे कि समझदार होना, मनोविश्लेषण होना, महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश में लाने का विशिष्ट गुण होना। वही है कि सर्वप्रथम प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले प्रेस परिषद की जो स्थापना है वो आपकी 4 जुलाई 1966 को हुई थी। फिर है कि किस सन में नया प्रेस अधिनियम लागू हुआ था? तो 1978 में नया प्रेस अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्रेस परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष है वो आपके न्यायमूर्ति श्री J.R. माधोलकर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि किस सन में परिषद ने पत्रकारिता नीति निर्देशिका प्रस्तुत की थी? तो 1922 में परिषद ने पत्रकारिता नीति निर्देशिका प्रस्तुत की थी। तो इसी के साथ जो आज की हमारी सीरीज है वो यही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चलिए से हम शुरुआत से फिर से एक बार जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला फिर से आएगा आपका